आज के लेक्चर में हम मास एनर्जी इक्विवेलेंस और बाद में न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी के बारे में बात करेंगे। मास एनर्जी इक्विवेलेंस क्या कहता है उसकी पहले बात कर लेते हैं। आइंस्टाइन ने 1905 में स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी प्रपोज की। उससे पहले साइंस में मास और एनर्जी को डिफरेंट एंटिटी के रूप में ट्रीट किया जाता था। एनर्जी का कंजर्वेशन लॉ तो फेमस है, थर्मोडाइनमिक्स का फर्स्ट लॉ। उसके अकॉर्डिंग एनर्जी कभी भी प्रोड्यूस नहीं हो सकती, डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकती, सिर्फ एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। सेम टू सेम ऐसा लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास का भी है, जो मुझे याद है तक 1879 में एंटोइन लेवोइजर ने प्रपोज किया था। उसके अकॉर्डिंग मास भी प्रोड्यूस भी नहीं हो सकता, डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकता, सिर्फ एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, और वो हम केमिकल रिएक्शन में देखते भी है। इसलिए मास और एनर्जी दोनों को डिफरेंट एंटिटी के रूप में ट्रीट किया जाता था। लेकिन रेडियो एक्टिविटी की फिनोमेना में देखा गया कि न्यूक्लियर मास में से एनर्जी एमिट हो रही है। इसलिए आइंस्टाइन ने यह सोचा कि मास का एनर्जी में कन्वर्जन होना चाहिए। बाद में उन्होंने 1905 में जो स्पेशल थियोरी का रिसर्च पेपर तैयार किया, और ये रिसर्च पेपर उन्होंने मैक्स प्लांक, जो फिजिक्स के मैगजीन एनालन दी फिजिक्स के एडिटर थे, उन्होंने ये रिसर्च पेपर उन्होंने भेज दिया, और उसका टाइटल था इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑन द मूविंग बॉडीज। लेकिन उन्होंने उसमें स्पेशल थियोरी में स्पीड ऑफ लाइट और ऐसे टॉपिक सेंटर पर रखे थे। उसमें मास एनर्जी इक्विवेलेंस की कोई बात नहीं थी। लेकिन एक दो दिन बाद आइंस्टाइन ने सोचा और मास एनर्जी की फॉर्मूला भी डिराइव की, और बाद में वो सप्लीमेंट्री रिसर्च पेपर जिन्होंने उन्होंने कहा था कि मास एंड एनर्जी डिफरेंट फॉर्म नहीं है, लेकिन दोनों एक ही एंटिटी है, और मास का एनर्जी में और एनर्जी का मास में कन्वर्जन हो सकता है। और उसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला भी डिराइव की, जो बहुत ही फेमस इक्वेशन है, E=mc²। बाद में हमें न्यूक्लियर रिएक्शन से पता चला कि मास का एनर्जी में कन्वर्जन होता है। और आज तो हम समझ सकते हैं, जानते हैं, एटॉमिक बॉम्ब से लेकर हाइड्रोजन बॉम्ब या एटॉमिक पावर स्टेशन और सन और सभी स्टार में जो ह्यूज अमाउंट एनर्जी रिलीज होती है, वो मास का एनर्जी में कन्वर्जन के कारण ही होती है। ये फॉर्मूला में सी स्पीड ऑफ लाइट है, यानी कि छोटे से अमाउंट ऑफ मास अगर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्यों रिलीज होती है। आइए हम गिनते हैं। अगर मास सिर्फ 1 ग्राम हो तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी। 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। तेर पर अगर ये मास एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो एनर्जी इज इक्वल टू mc² इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻³ c², 3 इंटू 10⁻8 स्क्वेयर। तेर पर 1 इंटू 10⁻3, 9 इंटू 10⁻16। फाइनल आंसर आएगा 9 इंटू 10⁻13 जूल। हम देख सकते हैं सिर्फ 1 ग्राम मास में से इतनी ह्यूज अमाउंट एनर्जी रिलीज होगी, 1 ग्राम मास में से इतनी एनर्जी बनेगी। अब हम मास एनर्जी इक्विवेलेंस की फॉर्मूला की हेल्प से न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी के कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आइए अब हम न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी समझने की ट्राई करें। सपोज मान लो कि हमारे पास 5 प्रोटॉन है, 1 2 3 4 और 5, ये सभी प्रोटॉन है। और हमारे पास 5
न्यूट्रॉन है। 1, 2, 3, 4 और 5। हमारे पास टोटल 10 न्यूक्लियन है और हम चाहते हैं यह 10 न्यूक्लियन को साथ में रखकर एक न्यूक्लियस हम बनाए। तो क्या होगा, ये सभी का एक न्यूक्लियस फॉर्मेशन होगा जिनमें 5 प्रोटॉन होगा और 5 न्यूट्रॉन होगा। उसको मैं N से डिनोट कर देता हूँ और एक न्यूक्लियस फॉर्म हो जाएगा। यहाँ 10 न्यूक्लियन, 5 प्रोटॉन और 5 न्यूट्रॉन सेपरेट थे और वो बाइंड हो गए और एक न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया। तो सीधी सी बात है, ये न्यूक्लियन का जो मास था, टोटल मास 5 न्यूट्रॉन और 5 प्रोटॉन का जो टोटल मास था, वो टोटल मास कितना होगा। प्रोटॉन का मास को हम mp से अगर डिनोट करें तो 5 प्रोटॉन का मास होगा 5 mp और न्यूट्रॉन के मास को mn से डिनोट करें तो 5 न्यूट्रॉन का मास होगा 5 mn। इसलिए यह सिस्टम का टोटल मास होगा 5 mp प्लस 5 mn। ये सिस्टम का टोटल मास हुआ। और ये न्यूक्लियस, मैंने एटम ड्रॉ कर दिया, यहाँ इलेक्ट्रॉन को हम भूल जाते हैं। तो ये न्यूक्लियस का मास हम मान लें कि अगर m है तो सिंपल सी बात है, ये न्यूक्लियस भी 5 प्रोटॉन और 5 न्यूट्रॉन से ही बना है। तो उसका मास 5 प्रोटॉन और 5 न्यूट्रॉन जितना ही होना चाहिए, यानी कि ये न्यूक्लियस का मास m इसके इक्वल होना चाहिए। लेकिन रियल में क्या होता है, ये न्यूक्लियस का मास m इसके इक्वल नहीं होता, उससे स्लाइट लेस होता है। यानी कि न्यूक्लियर मास m स्लाइटली स्मॉलर देन इंडिविजुअल मास ऑफ द समेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट। मैं अब जनरल फॉर्मूला लिख देता हूँ। प्रोटॉन के नंबर Z mp वत्ता न्यूट्रॉन के नंबर यानी टोटल मास नंबर माइनस Z और n से भी डिनोट की जाता है इस फॉर्मूला को mn। यानी कि सभी कंस्टिट्यूएंट के टोटल मास जो होगा a माइनस Z यानी न्यूट्रॉन नंबर n लिखे तो भी चलेगा। ये टोटल जो कंस्टिट्यूएंट का मास है वो टोटल मास से एक्चुअल रियल मास स्लाइटली स्मॉलर होता है। इसके लिए हम और एक रियल एग्जांपल की बात करते हैं, ऑक्सीजन एटम की। हम जानते हैं ऑक्सीजन एटम में 8 प्रोटॉन और 8 ऑक्सीजन होता है। अगर हम 8 प्रोटॉन का मास गिने तो 8 इंटू mp इज इक्वल टू 8 और एक प्रोटॉन का मास 1.00866 U, यानी कि 8 प्रोटॉन का टोटल मास होगा 8.06928 और ऑक्सीजन न्यूक्लियस में 8 न्यूट्रॉन है mn। इसका मास होगा, एक न्यूट्रॉन का मास है 1.00727 U, यानी कि 8 न्यूट्रॉन का टोटल मास होगा 8.0505816। ये 8 प्रोटॉन का मास है, ये 8 न्यूट्रॉन का मास है, यानी टोटल मास होगा 16.12744। ये एक्सपेक्टेड मास है ऑक्सीजन न्यूक्लियस का। ऑक्सीजन न्यूक्लियस का एक्सपेक्टेड मास 16.12744 U होगा। लेकिन रियल में मास स्पेक्ट्रोमीटर से जब हम न्यूक्लियर मास फाइंड करते हैं तो ऑक्सीजन एटम का मास 15.0
99,493 पाया जाता है। यह ऑक्सीजन एटम का मास है, ऑक्सीजन एटम का रियल मास। हम जानते हैं कि एटम में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, इसलिए हमें इनमें से 8 इलेक्ट्रॉन का मास सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन का मास 0.0005 होता है, उसके अकॉर्डिंग 8 इलेक्ट्रॉन का मास हम कैलकुलेट करके इसमें से 8 इलेक्ट्रॉन का मास सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमें ऑक्सीजन न्यूक्लियस का रियल मास मिलेगा जो 15.99053 U होगा। ये ऑक्सीजन न्यूक्लियस का रियल मास है, न्यूक्लियस का रियल मास है। अब हम ये कैलकुलेशन से देख सकते हैं कि ऑक्सीजन एटम का जो हमने एक्सपेक्टेड मास कैलकुलेट किया 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन का, वो ये 16 पॉइंट समथिंग आया, लेकिन उसका रियल मास 15 पॉइंट समथिंग है, यानी कि रियल मास एक्सपेक्टेड मास से थोड़ा सा कम है। और ये दोनों मास के बीच में जो डिफरेंस है, उसी डिफरेंस को मास डिफेक्ट बोला जाता है। और मास डिफेक्ट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है जो टोटल एक्सपेक्टेड मास है ZMP वत्ता NMN, ये एक्सपेक्टेड मास है। इसमें से रियल मास को अगर हम माइनस कर दें ये रियल मास, तो जो मास आएगा मास डिक्रीमेंट, मास डिफेक्ट, उसे बोला जाएगा मास डिफेक्ट डेल्टा एम। ये मास डिफेक्ट की फॉर्मूला है। मास डिफेक्ट डेल्टा एम इज इक्वल टू ZMP वत्ता NMN माइनस डेल्टा एम। यहाँ ऑक्सीजन न्यूक्लियस के केस में मास डिफेक्ट आएगी 0.1369 U। इस जो मास का डिक्रीमेंट हुआ, ये मास का डिक्रीमेंट हम मास एनर्जी इक्विवेलेंस का अप्लाई करके अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जब हमारे पास, ये हम पहले वाला एग्जांपल ही लेते हैं, हमारे पास 5 प्रोटॉन और 5 न्यूट्रॉन जब सेपरेट फॉर्म में थे, और वो सेपरेट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का यूज करके रियल में हम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन जब यूनिवर्स में 5 प्रोटॉन और 5 न्यूट्रॉन से रियल न्यूक्लियस बना, तब जो मास में डिक्रीमेंट आया, वो डिक्रीमेंट के इक्विवेलेंट एनर्जी रिलीज हो गई। हम जानते हैं केमिकल रिएक्शन में किसी भी मॉलिक्यूल के बॉन्ड टूटते हैं या अगर नया बॉन्ड क्रिएट होते हैं, तो उसमें हमेशा एनर्जी रिलीज होकर स्टेबल सिस्टम फॉर्म होती है। हम जानते हैं किसी भी सिस्टम को नेचुरली मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की तरफ टेंडेंसी होती है। किसी भी सिस्टम की एनर्जी अगर डिक्रीज होती है तो वो स्टेबल सिस्टम बनती है। यहाँ 5 प्रोटॉन और 5 न्यूट्रॉन सेपरेट थे और वो स्टेबल नहीं थे, डिफरेंट थे, लेकिन वो सभी मिलकर जब न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ तो एक स्टेबल सिस्टम जनरेट हो गई और उसकी एनर्जी डिक्रीज हो गई। और जो एनर्जी डिक्रीज हुई वो मास डिफेक्ट के इक्विवेलेंट है, यानी कि मास डिफेक्ट के इक्विवेलेंट जो एनर्जी होगी वो एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एम। ये मास डिफेक्ट और उसकी इक्विवेलेंट एनर्जी, यानी कि ये एनर्जी जो हुई रिलीज, उनको बाइंडिंग एनर्जी बोला जाता है। यानी कि बाइंडिंग एनर्जी मीन्स मास डिफेक्ट के इक्विवेलेंट एनर्जी। ये बाइंडिंग एनर्जी को हम रिवर्स में भी समझ सकते हैं। अगर हमारे पास एक न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में 5 प्रोटॉन, ये न्यूक्लियस 5 प्रोटॉन और 5 न्यूट्रॉन से बना है, और अगर हम ये 5 प्रोटॉन और 5 न्यूट्रॉन को सेपरेट करना चाहते हैं, यानी कि ये न्यूक्लियस को हम ब्रेक करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी। और वो एक्सटर्नल एनर्जी कितनी होगी? जब उनका नेचुरली फॉर्मेशन हुआ तब जितनी एनर्जी रिलीज हुई, जितनी मास डिफेक्ट आई, उतनी ही एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। इसलिए हम बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन को दूसरे फॉर्म में ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर किसी भी न्यूक्लियस हमारे पास हो
तो वो न्यूक्लियस में सभी कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियन को इंडिपेंडेंट करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी कहा जाएगा। ये बाइंडिंग एनर्जी का कोई डायरेक्ट सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन जब बाइंडिंग एनर्जी को हम न्यूक्लियन नंबर से डिवाइड कर देते हैं तब हमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मिलती है। EBA इज इक्वल टू टोटल बाइंडिंग एनर्जी अपॉन नंबर ऑफ न्यूक्लियन। जब हम बाइंडिंग एनर्जी को न्यूक्लियन नंबर से डिवाइड कर देते हैं तब हमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मिलते हैं। इससे हम सभी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी कितनी है और कौन सा न्यूक्लियस कितना स्टेबल है उसके बारे में अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसलिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमारे डायरेक्ट स्टेबिलिटी का मेजरमेंट है।